नमस्कार, दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने की नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगवानी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी। कुछ देर में भारत नेपाल के बीच रेल परिचालन को दिखाई जाएगी हरी झंडी। भारत ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समझौते से भारत के फार्मा उद्योग की पेटेंट वाली जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी में होगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर प्रदेश की जनता रहेगी स्वस्थ तभी आगे बढ़ेगा प्रदेश। और आज से चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत। पहले दिन माता शैलपुत्री की जाती है पूजा अर्चना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी बधाई। समाचार विस्तार से। आज से भारत और नेपाल के बीच 8 वर्षों से बंद रेल परिचालन पुनः शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 2 अप्रैल की तारीख दोनों देशों के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। दोपहर 12:20 बजे पीएम नरेंद्र मोदी व नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से रेल परिचालन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री की अगवानी की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक दशक से अधिक समय के बाद एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के फार्मा उद्योग की पेटेंट वाली जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन से लाभ होगा। इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परीक्षा की तैयारी के तरीकों, तनाव प्रबंधन समेत दूसरे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होते हैं और इस वजह से त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो इसमें कई रंग भर जाते हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें। आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। और हर बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है। हर माँ बाप को स्वीकारना होगा
कि आपके तराजू में वो फिट हो या ना हो, लेकिन परमात्मा ने उसको किसी न किसी विशेष ताकत के साथ भेजा है। ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो। देखिए दोस्तों, कंपटीशन को हम जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं है तो जिंदगी किस चीज की जी? जिंदगी को कंपटीशन हमने निमंत्रण देना चाहिए। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। हम जितनी बारीकी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे और प्रत्यक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे, आप देखिए मल्टीपल बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में अलग अलग थीम पर छात्रों द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रोजेक्ट और पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग स्टॉल पर जाकर छात्रों से उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम देश भर के छात्रों द्वारा तैयार किए गए शिल्प कला के साथ साथ मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, पेंटिंग्स और नवाचारों की एक अनोखी प्रदर्शनी। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री एक एक स्टॉल पे गए और छात्रों का उत्साह बढ़ाया। कपूरथला की रुचिका कुमारी से कोविड-19 प्रदर्शनी के संदर्भ में जानकारी हासिल की। इस प्रदर्शनी में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सफलता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। Just before the interaction, I just felt a thrill of excitement and rush, and it was a very nice event. He was very humble, polite and kind with us. मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थे पहले भी। जैविक सामग्री से बने पारंपरिक खिलौनों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था। इसके साथ ही कलाकृतियों में स्वच्छता अभियान, मधुबनी पेंटिंग्स की विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के छात्रों ने भी अलग अलग पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न स्कूल के प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों ने अपनी कल्पना और हौसलों की उड़ान को बताने की कोशिश की। वहीं रंगों के माध्यम से छात्रों ने अपने विचार को व्यक्त किया। छात्रों ने पेपर मैशे कला के माध्यम से स्वच्छ भारत और हरित भारत के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जबकि केंद्रीय विद्यालय की नंदिता और निवेदिता ने वैदिक गणित के जरिए गणित सीखने का अनोखा तरीका पेश किया। We started it with very few of our friends, and now we have over 1,000 students from all around the world. We have a YouTube channel, and that is Max Made Easy by Nandita and Nivedita, and we showed the video to PM. इन दोनों बहनों ने पीएम का ध्यान खास तौर से अपनी ओर खींचा। इनका YouTube चैनल न केवल गणित सीखने बल्कि छात्रों के मन से गणित जैसे कठिन विषय का डर भी दूर करता है। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता, दो बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था। हमारे यहां तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए। वे खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए। प्रदर्शनी केवल कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के नए प्रोजेक्ट को भी प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य उपकरणों से लेकर ब्लूटूथ, सर्विंग टेबल और 3D टेक्नोलॉजी प्रिंटर तक कई नए मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से मन की बात रेडियो ट्रांजिस्टर के 3D प्रिंटर मॉडल पर ऑटोग्राफ भी लिया। सर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन बनाए थे, जैसे ये सर डिजाइन इधर है। और सर हमने एक मन की बात का रेडियो बनाया था, एक रेडियो बनाया था, उसमें मन की बात का डिजाइन बनाया था। हमने उनको पहले मॉडल दिखाया था तो उनको सर बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हमारा नाम लिख के वो मॉडल हमको ले लिया।
रचनात्मक अभिव्यक्ति भावनाओं और विचारों को स्पष्ट करने में मदद करती है, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत करने से पहले उनकी रचनात्मकता को सराहा। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव से बचने, समय प्रबंधन के अलावा जीवन में सफलता के गुर बताए। इस अवसर पर बरेली के जीआईसी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को उत्सुकता के साथ सुना और अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। परीक्षा प्रारंभ होने पर बच्चे किस तरह से तनाव मुक्त रहेंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप ना हो, अपनी परीक्षा की तैयारियां कैसे वो तरीके से करें, समयबद्ध तरीके से टाइम का मैनेजमेंट हो और वो परीक्षा में मैक्सिमम अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं सब बिंदुओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने छात्रों को प्रेरित किया है। मेरा नाम रोहित सिरोही है, मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का वो सुनने आ रहा हूँ। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं वही अपने जीवन पे लागू करूँगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सिद्धार्थनगर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा, उसे अप्रैल माह में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है और सरकार इसमें पीछे नहीं है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा, तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर, यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की। प्रदेश सरकार आज नवरात्रि के पहले दिन से महिला सुरक्षा का एक विशेष अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों और बाजारों में पैदल गश्त बढ़ाए जाने पर जोर दिया जाए। राज्य में मिशन शक्ति का 4था चरण 10 अप्रैल से शुरू होगा।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 1 साल तक टोल दिए बिना मुफ्त में सफर करने वाले यात्रियों को अब टोल देना पड़ेगा और मेरठ से दिल्ली जाने को 155 रुपए अदा करने होंगे। परतापुर काशी टोल प्लाजा पर पूजा अर्चना करने के बाद टोल की वसूली शुरू कर दी गई। यहां 19 लेन है, जिसमें 7 लेन मेरठ से दिल्ली जाने के लिए और 12 लेन दिल्ली से मेरठ आने के लिए हैं। टोल के मैनेजर कैलाश ने बताया कि टोल पूरी तरीके से कैशलेस है और जो फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनसे दुगनी वसूली की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आप दिल्ली 24 घंटे के भीतर आना जाना कर लेते हैं तो फिर 230 रुपए ही देने होंगे। रेट सर कार का 155 का है, एलसीवी का भी है, अलग अलग रेट है। जितना पॉइंट आप यूज करोगे रोड उतना ही पैसा आपका डिडक्ट होगा। अलग अलग पॉइंट पे जहां एग्जिट करोगे उसी हिसाब से रेटें डिवाइड की। एक्सप्रेस में एम्बुलेंस की सुविधा दी गई, पेट्रोलिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, रूट पे कैमरेज लगे हुए हैं, हाई स्पीड कैमरे हैं जिनके अंदर कैच होगा कैमरेज, और स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। इससे अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2079 से प्रारंभ होने वाले भारतीय नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि पर प्रदेशवासियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं मंगलमय भविष्य की कामना की है। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्रि प्रकृति और शक्ति की उपासना का पर्व है। इस समय मौसम में परिवर्तन भी होता है, इसलिए धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का महत्व है। मुख्यमंत्री ने चेट्टी चंद और भगवान झूलेलाल जयंती पर भी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए नवरात्रि और चेट्टी चंद के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने की अपील की। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चित्रकूट जिले के मराठा कालीन प्राचीन काली माता मंदिर, झारखंडी माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देवी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवी भक्तों ने आज से 9 दिवसीय व्रत अनुष्ठान के साथ पूजन अर्चन शुरू कर दिया है। झारखंडी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान राम के वनवास काल के दौरान श्री राम और सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक के साथ झारखंड से यहां आई थी और उन्होंने यहां अपना स्थायी निवास बनाया था। नवरात्रि का हमारा पावन पर्व है। हम लोग मंदिर आते हैं, माँ से कामना करते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहे। यही कामना करते हैं कि हमारे सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहे। यही माँ से हमारी कामना है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर मराठाओं का बनवाया हुआ है, सैकड़ों वर्षों पुराना है और यहाँ पर जो है माँ काली की सिद्ध प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पूजन करने से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। अल्पसंख्यक विभाग में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को प्रदेश की भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने वालों के खिलाफ घट रही घटनाओं को देखते हुए अल्पसंख्यक आयोग ने प्रदेश के सभी डीजीपी को पत्र लिखकर इन घटनाओं को रोकने के दिशा निर्देश दिए हैं। गलती करेगा हिंदू को दंड मिलेगा और मुस्लिम को गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ मुस्लिमों की आबादी बहुत है और मुझे मुस्लिम वोट देता है। देखिए हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी और ये सब बना हुआ है और हर अपराध की एक अलग अलग दंड संहिता है। उस दंड संहिता के अनुसार उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जब तक आवश्यक होगा तब तक उसको जेल में रखा जाए। प्रदेश की योगी सरकार में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने गृह जनपद जौनपुर पहुंचे गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री यादव ने बताया कि प्रदेश में खेलकूद विभाग को सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा खेल के माध्यम से गांव की प्रतिभाओं को निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम खेल एवं युवा कल्याण विभाग करेगा।
अभी बहुत जगह हमारी स्टेडियम बनने की कार्रवाई चल रही। ग्रामीण अंचलों पे भी मनरेगा योजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में जहां खेल कूद के मैदान है उसको सुरक्षित किया जा रहा है और वहां कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसको खेल कूद के लिए बनाया जा रहा है। हमारा ये प्रयास होगा कि अगर ये ज़रूरत होगी तो करेंगे। 5 सालों के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जो अभी पूरी नहीं हो पाई, हमने पहले ही कहा कि हम प्राथमिकता के स्तर पर उसको पूरा करने का प्रयास करवाएंगे और अभी हम विभागों की बैठक करेंगे। जिन जिन विभागों में हमारी कार्य योजनाएं स्वीकृत हुए, निर्माण काम चल रहा है, उनको हम समय सीमा के अंदर बांधेंगे। वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल को महामूर्ख मेला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला दूल्हा और पुरुष दुल्हन की शादी कराई गई। पुरोहित के उटपटांग मंत्रों से विवाह संपन्न कराया गया। मजे की बात तो यह है कि विवाह के तुरंत बाद तलाक भी हो गया। महामूर्ख मेले का आगाज गर्दभ ध्वनि निकालकर व डगाड़े पर नाच कर शुरू किया गया। उसके बाद आए हुए कवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सुदामा तिवारी ने बताया कि यह काफी पुराना महामूर्ख मेला है। पहले इसे महामूर्ख सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ने से इसे महामूर्ख सम्मेलन का नाम दिया गया। इसमें प्रदेश और देश के नामचीन कवि आकर अपनी हास्य व्यंग्य की रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। 20-25 वर्षों से इस महामूर्ख मेले में आ रहा हूं। आज मुझे एक अध्यक्ष के रूप में इस पत्रिका का विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। इस मेले के में एक से एक उच्च कोटि के कवि मौजूद रहते हैं, जो आपको अपनी कविता पाठ से गदगद कराएंगे, गुदगुदी कराएंगे। अब मूर्ख दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो इसका एक प्रतीक है। हम लोग बनारस में महामूर्ख सम्मेलन पहले प्रारंभ किया, बाद में ज़्यादा भीड़ होने लगी तो उसका रूप मेले का रूप हो गया, इसलिए हम लोग उसका नाम रख दिए महामूर्ख मेला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चर्चा में रहा बुलडोजर योगी सरकार बनने के बाद एक बार फिर चलने लगा है। अवैध कब्जे और भूमाफियाओं की संपत्तियों पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एटा के अलीगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जैथरा ब्लॉक के गांव गढ़ी रोशन में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। यहां सपा नेता रामनाथ यादव के ईंट भट्टे पर बुलडोजर चलाकर 15 करोड़ रुपए की करीब 33 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। यह कार्रवाई एसडीएम अलीगंज मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। एसडीएम ने बताया कि गांव गढ़ी रोशन में गाटा संख्या 279 की लगभग 33 बीघा जमीन 7 जुलाई 2008 को राज्य सरकार में निहित की गई थी। इस भूमि पर अवैध कब्जा कर आरएस यादव नाम से ईंट भट्टे का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। गाटा संख्या 279 जो है 7/7/2008 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था, परंतु इस पर एक पक्ष द्वारा अवैध कब्जा कर जो है आरएस यादव नाम से एक ईंट का भट्टा संचालित किया जा रहा था। परंतु नवंबर 2021 को राजस्व परिषद में अपील खारिज होने के पश्चात उसी के क्रम में इस पर जो है राज्य सरकार द्वारा पुनः कब्जा किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गाजीपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी देव नारायण राय के पुत्र बालेश्वर राय की श्रद्धांजलि सभा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन धोबिया नृत्य का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्व भर से आए विभिन्न धर्म आचार्यों, बौद्ध गुरु की उपस्थिति में गाजीपुर जनपद में ओडीओपी में चयनित वॉल हैंगिंग प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र एवं प्रख्यात लेखक संजय शेरपुरिया की पुस्तक भारतीय संस्कृति का विमोचन किया गया। इस अवसर पर 10,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए तथा शेरपुर को शहीदी गांव का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की। तालियां जोरदार, तालियां जोरदार, तालियां। ये उस समय का कार्यक्रम है जब जनपद कानपुर देहात में अब तक कई ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिल चुके हैं। अपने सपनों का आशियाना पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। पक्के घर में रहने से जहां उन्हें बारिश के दिनों में परेशान नहीं होना पड़ रहा, तो वहीं अन्य समस्याओं से भी उन्हें अब राहत मिल गई है। सालों से कच्चे घर में रह रहे विश्वनाथ ने बताया कि कच्चे मकान में
जगह कम पड़ने के साथ साथ बारिश के मौसम में जल भराव संबंधी अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिला और पक्का मकान मिल गया। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना जैसे कि सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना और इसके साथ हर महीने निःशुल्क राशन का लाभ मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो सरकार है उन्होंने हमें बहुत ही मदद किया है जो अपना आवास के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस मिला है, बिजली है, सारी योजनाएं हमको मिली है। सरकार से हम खुश है। गैस मिला है, घर भी मिला है, चाना मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और त्योहार में शक्कर भी मिल रहा है। सरकार तो सब कुछ दे रहा है। हमें तो सब चीज़ ही मिल रहा है। घर मकान मिला है योगी जी का और राशन भी मिलता है। ऐसे में सब चीज़ में खुश है, कोई कमी नहीं है। मुजफ्फरनगर जिले को जल शक्ति मंत्रालय ने नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को यह पुरस्कार दिया। नेशनल वाटर अवार्ड की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में की थी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य स्टार्टअप के साथ साथ भारत में सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करना है। मुजफ्फरनगर जिले में काली और हिंडन नदी की सफाई का कार्य हुआ तथा तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया गया। साथ ही उनके जल संरक्षण की व्यवस्था भी की गई। ये जो जल संरक्षण के ऊपर जिले में जो काम हुआ है, जितनी भी पुरानी वाटर बॉडी हैं उनको पुनर्जीवित करने का, नदियों का जीर्णोद्धार का, प्लस वृक्षारोपण का काम, क्योंकि यहाँ पे जल स्तर काफ़ी नीचे है। उस दिशा में जो पिछले वर्षों में काम हुआ है यहाँ पे, इसमें खास करके तालाबों का जीर्णोद्धार है, चेक डैम्स का निर्माण है, नदियों को पुनर्जीवित करने का काम है, वृक्षारोपण का काम है, जल संरक्षण का काम है। उसमें जो भारत सरकार की है उसमें जिले में काम हुआ और उसके आधार पर जिले को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ये हमारे जल शक्ति अभियान के तहत ये जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, बिल्डिंगें हैं, इनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो सरकारी छत का पानी है, जो भी हमारा छत है, उसका पानी बरसात का बह करके जो निकल जाता है नदियों के नालियों द्वारा, उस पानी का संरक्षण करके जब अंडरग्राउंड वाटर जाए पानी, और इससे जो जल संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हो। और दूसरा जो हमारा अंडरग्राउंड है जो दिनों दिन कम होता जा रहा है, उसमें ये उसको बढ़ाने में मदद प्राप्त हो सके। इस जो कार्य किए जा रहे हैं इससे जल संरक्षण का और जल संरक्षण ऊपर उठेगा, जल का जो होगा वाटर, तो उससे इन परिवारों को जो गांव में पानी की जो रद्दी होने वाली है उसके लिए मददगार होगा जी। इससे लोगों को फायदा ये मिलेगा कि जल रक्षण है, इसका जो पानी लेवल नीचे चला जाता है वो ऊपर आएगा और बहुत परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार के द्वारा गांव पंचायत में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे सॉक पिट बनाना, तालाब के पास में निर्माण कराना, पानी के संरक्षण के लिए विभिन्न योजना, पाइप के द्वारा गड्ढों में उसको पानी को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो भौतिक रूप से भी देखी जा सकती हैं। प्रयागराज में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग उत्तर क्षेत्र फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसमें 7 राज्यों के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के दलों ने प्रतिभाग किया। प्रधान महालेखाकार पीके मोहंती ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए दोनों हल्का हो जाता है। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त रविरंजन ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल प्रतियोगिता से मानसिक व शारीरिक विकास होता है। लेखा विभाग ऐसा विभाग है कि 100% परफेक्शन से काम करता है और उसका एक नतीजा भी है कि इतनी अच्छी तरह से जो आज का प्रोग्राम है, विभिन्न स्टेट से हमारे बीच खिलाड़ी आए हुए हैं और जो मैं देख रहा हूँ कि जो इनमें एक जोश है, जो जुनून है, वो ग्राउंड पर भी दिखेगा। जैसा कि एक अभी अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने की नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की अगवानी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी। कुछ देर में भारत नेपाल के बीच रेल परिचालन को दिखाई जाएगी हरी झंडी।
भारत ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समझौते से भारत के फार्मा उद्योग की पेटेंट वाली जेनरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक मंजूरी में होगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की जनता रहेगी स्वस्थ तभी आगे बढ़ेगा प्रदेश। और आज से चैत्र नवरात्रि की हुई शुरुआत। पहले दिन माता शैलपुत्री की जाती है पूजा अर्चना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी बधाई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।